पंजाब में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने चला। इसमें हमारी गुजारिश ये थी कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल है किस हाई कोर्ट के जज को वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुकर्रर करें, ये दुरुस्त नहीं है। हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो हाई कोर्ट का हिस्सा रहते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो किसको नामज़द करते हैं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ है तो वो अपना एतराज़ बताए। और इस मामले में जो लाहौर हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान साहब ने नॉमिनेट किए थे, नामज़द किए थे, उनमें से 4 को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था और कोई वजह नहीं बताई थी और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमारा ये इस्तेहक़ाक़ है और चीफ जस्टिस साहब का काम है कि हमें पैनल दें जिसमें से हम चुनें। तो ये बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तस्लीम की। फ़ैसला आएगा कि पैनल की बात बिल्कुल गलत है। ये चीफ जस्टिस का इस्तेहक़ाक़ है कि वो नाम दें और उन नामों को ही अपॉइंट करना होगा एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल, माँ सवाए ये कि किसी जज साहब के हवाले से कोई वजह बताई जाए। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, लेकिन जो बात सामने आई आज वो ये है कि जो जज साहिबान 6 जज साहिबान चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान साहब ने दिए थे नाम जिनके बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उसमें से 4 जज साहिबान को मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ख़ुद फ़ारिग कर दिया है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक मुलाकात में 6 में से 4 जज साहिबान के नाम वापस ले लिए गए हैं। अब ये 4 जज साहिबान वो हैं जो मुकदमे सुन रहे थे, इलेक्शन अपीलें सुन रहे थे और इनके बारे में आम तासुर ये है हम वकला में ये बहुत आज़ाद मंश हैं, ये खौफ में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। तो ये हमें अफसोस है कि उन 4 जज साहिबान के नाम वापस लिए गए हैं बज़ाहिर कोई वजह बताए बग़ैर। और इससे अब क्या असर होगा इलेक्शन पिटिशन्स पर, ये हमारे सामने है। हम समझते हैं कि इस बात का अच्छा असर नहीं होगा। उन 4 जज साहिबान को कायम रखना चाहिए था जिनके नाम चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान साहब ने दिए। हमें अफसोस है कि 4 जजों के नाम वापस ले लिए गए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा कि अब कानून में तरमीम हो गई है और हम आइंदा रिटायर्ड जज लगाएंगे इलेक्शन के मामलात सुनने के लिए। ये सरासर हमारी नज़र में बदनीयती पर मबनी है। ये कानून साजी जो है आइन से मुतसादिम है। एक काम जो जज के करने वाला है वो आप एक ऐसे शख्स को देंगे जिसकी रोज़ी रोटी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुंसलिक होगी, उसको वो मायदे पर रखेंगे, माहाना तनख्वाह देंगे। और हम ये समझते हैं कि रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन के मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है। और पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन की जो अपीलें हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ यही मंसूबा नज़र आ रहा है और इस मंसूबे के ख़िलाफ़ भी हम हाई कोर्ट जा चुके हैं। रिटायर्ड जजों की तैनाती के हवाले से भी पिटिशनें दायर हैं, उनमें हम देखते हैं क्या फ़ैसला होगा और ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्या फ़ैसला होगा। तो इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन मामलात के हवाले से, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, ख़ास तौर से पंजाब में वो तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक फ़ैसला तो आ गया लेकिन इस फ़ैसले का नतीजा जो है हमारे सामने आएगा और बिलखुसूस ये रिटायर्ड जज अगर कायम रहते हैं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो फिर मुझे कोई तवक्को नहीं है इंसाफ की। जी मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब ने बहुत मुनासिब रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा यह है कि ठीक है एक ऑर्डिनेंस आ गया, इस ऑर्डिनेंस ने तो इख्तियार दिया था सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को कि वो अपने अलावा और जो दूसरे नंबर पर जज साहब हैं उनके अलावा किसी और जज को शामिल कर लें उस कमेटी में। इसका ये मतलब नहीं था कि ज़रूर तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी के लिहाज से जज हैं मुनीब अख्तर साहब उनको बाहर किया जाता और जो चौथे नंबर पर जज साहब हैं उनको शामिल किया जाता, जबकि मुनीब अख्तर साहब ने कोई माजरत नहीं की थी, वो कमेटी में अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने बतौर एहतजाज ये कहा है कि आइंदा वो इस कमेटी के किसी इजलास में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल कमेटी के इजलास तो होते रहेंगे। 2 जज साहिबान बैठ कर अब बेंच बनाएंगे और हम वहीं वापस आ गए। एक मिनट बात कर लें ज़रा बात कर। तो हम वहीं वापस आ गए जहाँ चीफ जस्टिस साहब ही की जो राय है उसको फौकियत हासिल होगी। देखिए कहा यह गया था कि बेंच बनाने का जो अमल है उसमें चीफ जस्टिस को फौकियत हासिल नहीं होनी चाहिए। 3 सीनियर जज जो हैं उनकी राय जो है वो होनी चाहिए। अब हम वापस वहीं आ गए कि चीफ जस्टिस साहब और उनके नामज़द करदा चौथे नंबर पे जो सीनियरिटी में जज हैं उनके इत्तफ़ाक़ राय से बेंच बनेंगे। जी
ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ میں، اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانحہ، کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں، ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور منیب اختر صاحب نے تواتر سے اعتراض کیا تھا۔ جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے 7 ممبر، وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا۔ آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا۔ تو منیب اختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضا تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں وہ ایسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج صاحبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ درست ہو یا نہ ہو، تاثر ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے حمایتی ہیں۔ نہیں، دیکھیں قانون یہ تھا کہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ 3 آ جائیں گے، اس میں کوئی آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا تھا۔ اب پک اینڈ چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے، وہ چاہیں تو 11ویں نمبر 17ویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ مکمل ثوابدید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ نئے چیف جسٹس کا ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، چیف جسٹس قاضی صاحب بھی گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے نا۔ اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں، جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے، یا الف بے جیم کوئی اور ہو، فرق نہیں پڑے گا۔ تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی، اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسودہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر اعظم مقرر کریں گے۔ جو وزیر اعظم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کر دیں گے۔